आप सुन रहे हैं क्राइम तो होना ही था, एक क्राइम पॉडकास्ट जहां हम उन कहानियों को उजागर करते हैं जो समाज के अंधेरे कोने में दबी होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अपराध की जो कॉलेज के कैंपस में पनपता है, जहां दोस्ती की जगह डर होता है और रैगिंग के नाम पर होती है मानसिक, शारीरिक और कभी कभी जानलेवा हिंसा। रैगिंग यानी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सीनियर्स द्वारा जूनियर्स को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना। इसमें अपमानित करना, कपड़े उतरवाना, अपशब्द कहना, ज़बरदस्ती नाच गाना कराना या गंभीर मारपीट का शामिल हो सकता है। 2009 से 2023 के बीच भारत में रैगिंग के 4500 से अधिक मामले दर्ज किए गए। इनमें से कई में आत्महत्या, गंभीर चोट और मनोवैज्ञानिक ट्रॉमा जैसे नतीजे सामने आए। सिर्फ 2022 में यूजीसी के एंटी रैगिंग पेट्रोल में 552 शिकायतें दर्ज की गईं। चलिए मैं अब आपको सुनाता हूं कुछ ऐसे रैगिंग के मामले जिसने न सिर्फ कॉलेज की दीवारें दहली बल्कि पूरे देश की रूह कांप उठी। आज से करीब 29 साल पहले 6 नवंबर 1996 तमिलनाडु के राजामुत्या मेडिकल कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। उस दिन रैगिंग की वजह से एक छात्र मारा गया। नहीं, सिर्फ मारा नहीं गया, उसके 11 टुकड़े कर दिए गए। उसका नाम था पोन नवशरू। पोन नवशरू 19 साल का एक होनहार छात्र था। वह डॉक्टर बनना चाहता था, इंसानियत की सेवा करना चाहता था और सबसे बड़ी बात, वो एक आदर्श छात्र था। पर उसका ना कहना उसे जिंदगी की सबसे दर्दनाक सजा दे गया। एक सीनियर जॉन डेविड उसे रैगिंग के लिए हॉस्टल में बुलाता है और उसे कहता है, कपड़े उतारो। नवरसू कहता है, नहीं। बस यही एक नहीं उसकी जिंदगी की आखिरी आवाज़ बन गई। जॉन डेविड ने उसे बेरहमी से मारा, गला घोटा और फिर उसके शरीर के 11 टुकड़े कर दिए। फिर क्या किया, बैग में डाला और शहर के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। एक डॉक्टर बनने चला छात्र अब लाश के टुकड़ों में तब्दील हो चुका था। इस केस ने भारत में एक लहर सी चला दी। छात्र डर गए थे, माता पिता गुस्से में और सिस्टम चौंक गया था। पोन नवरसू के पिता डॉक्टर पोन भूपति उस समय मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। उनका बेटा जो जीवन देने वाला बनने आया था, मौत का शिकार बन गया। 1999 मद्रास हाई कोर्ट ने जॉन डेविड को फांसी की सजा सुनाई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास में बदल दिया। ये केस बना भारत के रैगिंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक। लोग समझ गए, रैगिंग बस मस्ती नहीं, ये जानलेवा भी हो सकता है। जब पोन नवरसू की दर्दनाक मौत हुई तब पूरे देश ने पहली बार महसूस किया कि रैगिंग सिर्फ मस्ती नहीं बल्कि एक खतरनाक अपराध भी हो सकता है। इस घटना ने सिर्फ परिवार को नहीं बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को झंझोर कर रख दिया। इस केस के बाद सबसे पहला कदम तमिलनाडु सरकार ने उठाया। साल 1997 में तमिलनाडु ऐसा पहला राज्य बना जिसने रैगिंग को पूरी तरह प्रतिबंध करने वाला कानून पास किया, द तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट 1997। इस कानून के तहत रैगिंग करने वाले पर 2 साल की जेल, जुर्माना और कॉलेज से निष्कासन का प्रावधान रखा गया। लेकिन ये लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं हुई। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को लेकर सख्त रुख अपनाया और कहा कि रैगिंग सिर्फ अनुशासन का मामला नहीं है बल्कि एक गंभीर आपराधिक कृत्य है। इसके बाद साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष कमेटी गठित की, राघवन कमेटी। इसकी अध्यक्षता सीबीआई के पूर्व निदेशक आर.के. राघवन को दी गई। इस कमेटी ने कहा कि रैगिंग को रोकना सिर्फ कॉलेज प्रशासन की नहीं
बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उसी के आधार पर 2009 में यूजीसी ने देश भर के कॉलेजों के लिए रेगुलेशन ऑन कर्बिंग द मीनास ऑफ रैगिंग इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लागू किया। इन नियमों के अनुसार हर कॉलेज में अब एंटी रैगिंग कमेटी होना अनिवार्य है। हर छात्र और अभिभावक को प्रवेश के समय एक शपथ पत्र देना होता है कि वह रैगिंग में भाग नहीं लेंगे। यदि किसी छात्र पर रैगिंग का आरोप साबित होता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है, उसे सस्पेंड या निष्कासित किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर जेल भी हो सकती है। लेकिन इतने सख्त कानून बनने के बाद भी रैगिंग के मामले थमे नहीं। कागज़ों पर नियम थे, पोस्टर पर चेतावनी थी, मगर हॉस्टल के कमरों में सीनियर के दबाव में और सिस्टम की चुप्पी में रैगिंग जिंदा रही। अब हम चलते हैं अपने दूसरे केस की तरफ। पायल टंडवी महाराष्ट्र के जलगांव जिले की रहने वाली थीं और भारत के उन गिनी चुनी भील आदिवासी महिलाओं में से एक थी जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई करके एमडी तक का सफ़र तय किया। उनके संघर्षों की कहानी बचपन से शुरू होती है, जहां सीमित संसाधनों और सामाजिक दबाव के बावजूद उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की और फिर मुंबई के BYL नायर अस्पताल में गायनेकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू किया। उनकी ये यात्रा आसान नहीं थी। वह अपने परिवार की उम्मीद थी, खासकर अपनी माँ की, जो हर रोज़ बेटी की आवाज़ में हौसला ढूंढती थी। लेकिन ये हौसला कब टूट गया किसी को पता नहीं चला। 22 मई 2019 को हॉस्पिटल के हॉस्टल में पायल टंडवी मृत पाई गईं। उनका शव उनके कमरे के पंखे से लटका हुआ मिला। पहली नज़र में ये आत्महत्या लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे परतें खुली ये साफ हो गया कि ये आत्महत्या नहीं थी, ये मानसिक हत्या थी। ये उस सिस्टम का गुनाह था जिसने शिकायतों के बाद भी आंखें मूंद ली थीं। पायल के साथ एक नहीं कई महीने तक शोषण किया गया। उनके ही विभाग के 3 सीनियर महिला डॉक्टर हेमा आहूजा, डॉक्टर भाग्यश्री और डॉक्टर अंकिता खेंडवाल लगातार उनका मानसिक उत्पीड़न कर रही थीं। पायल की मां अब्दल टंडवी ने खुद बताया कि उनकी बेटी फ़ोन पर कहती थी कि उसे जातिगत आधार पर अपमानित किया जाता है, उसे बार बार आरक्षण वाली कहा जाता है, सर्जरी करने नहीं दी जाती, ड्यूटी से बाहर कर दिया जाता और व्हाट्सएप ग्रुप में उसका मजाक उड़ाया जाता। पायल ने कई बार अपने विभाग सखियों से उसकी शिकायत भी की, लेकिन अफसोस कोई कदम नहीं उठाया गया। 22 मई को उन्होंने आखिरी बार अपनी माँ से बात की। उन्होंने कहा था, माँ मुझे अब और नहीं सहा जाता, ये लोग मेरी जान ले लेंगे। और उसी शाम वो चली गई। जब उनका शव मिला तो पूरा मेडिकल समुदाय सन्न रह गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी की पुष्टि हुई, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। अगर पायल की शिकायत की थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या भारत में शीघ्र मेडिकल कॉलेजों में अभी भी जातिवाद भेदभाव जिंदा है? पायल के केस में तीनों आरोपी सीनियर डॉक्टर पर ST/SC एक्ट, रैगिंग कानून और आईपीसी की धारा 306 के आधार मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन कुछ ही महीनों में उन्हें जमानत मिल गई। इस बीच देश भर में आक्रोश फैल गया। दलित और आदिवासी संगठनों ने पायल के लिए न्याय की मांग की। कई जगहों पर प्रदर्शन हुए और पायल टंडवी एक्ट बनाने की मांग उठी, जिसमें जातिगत रैगिंग को विशेष कानूनी संरक्षण दिए जाए। इस केस में एक बार फिर रैगिंग जैसे मुद्दे को गंभीरता से देखने के लिए मजबूर दिया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी संज्ञान लिया, लेकिन पायल को वापस नहीं लाया जा सकता था। रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर साल 3000 से अधिक रैगिंग के केस दर्ज होते हैं और 2009 से अब तक 50 से ज़्यादा छात्र
छात्राओं ने इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन उससे भी डरावनी है वो चुप्पी। पायल की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सिर्फ कानून बनाना काफ़ी नहीं होता, उन्हें लागू करने के लिए नियत भी होनी चाहिए। आज भी पायल की माँ अपने घर की उस तस्वीरों के सामने दीप जलाती है और पूछती है, क्या मेरी बेटी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो आदिवासी थी? इस देश में जब भी कोई दलित या आदिवासी बच्चा कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है तो उसे उसकी काबिलियत से नहीं, उसकी जाति से देखा जाएगा। पायल टंडवी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी अधूरी उड़ान हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम एक ऐसा भारत बना पाए हैं जहां हर बेटी, हर छात्र, हर डॉक्टर को सिर्फ उनकी मेहनत के आधार पर आंका जाए, ना कि उसकी जाति या पहचान के आधार पर। इस पहल को और मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने एक 24 घंटे की एंटी रैगिंग हेल्पलाइन शुरू की। नंबर है 1800-180-5522। इसके साथ ही www.antiragging.in वेबसाइट पर कोई भी छात्र गुमनाम रहकर भी शिकायत दर्ज कर सकता है। आप सुन रहे थे क्राइम तो होना ही था, और मैं था आपका होस्ट कौशिक। अगर इस कहानी ने आपको अंदर से झंझोर दिया है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। अगली बार हम फिर आएंगे एक और सच्ची लेकिन परेशान कर देने वाली सच्चाई के साथ। तब तक याद रखिए, कभी कभी अपराध सिर्फ खून से नहीं होते, चुप्पी से भी होते हैं।